नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल पे पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी क्रम में हम अपनी तैयारी का मूल्यांकन और रिवीजन करने के लिए प्रैक्टिस सेट की यह बुक सॉल्व कर रहे हैं। आगामी आपकी सभी परीक्षाओं की तिथि लगभग घोषित हो चुकी है। यह हमें अंदाजा तो है ही कि 1-2 महीने के अंतराल पर ये परीक्षाएं होने वाली हैं। कम समय में पूरी तैयारी करने के लिए ये एक बेहतरीन माध्यम है। आज का हमारा प्रश्न नंबर रहेगा 441वें प्रश्न से हम आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। आधुनिक काल में छायावाद युग से संबंधित प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। पुराने प्रश्न पत्रों में भी कुछ प्रश्न पत्र हमने छायावाद से सॉल्व किए हैं, क्रमानुसार हम पढ़ रहे हैं। तो छायावाद में जिनकी व्याख्या पूर्व में मैं बता चुकी हूं उनको नहीं दोहराएंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि अभी हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है। जहां आवश्यक है, जो नए तथ्य हैं उनकी व्याख्या सहित मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। बाकी आप लोग चेक करें कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको ऑप्शन सुनने के बाद आ रहे हैं, कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आपको इजीली आ रहे हैं, यानी आपको ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, आपने प्रश्न पढ़ा और उत्तर आ रहा है। और कितने प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आप पहली बार सुन रहे हैं। ये आप सब मुझे नहीं बताएंगे, ये आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन स्वयं करिए, ठीक है। बाकी रही किताबों की बात या विषय वस्तु की बात, नोट्स या प्रैक्टिस सेट, पुराने पेपर्स, तो पुराने सभी पेपर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। कल ही मेरे पास कमेंट आया कि टीजीटी पीजीटी के कहाँ मिलेंगे यूपी के, तो डियर प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्पष्ट नाम है यूपी टीजीटी के पुराने पेपर, यूपी पीजीटी के पुराने पेपर, आरपीएससी सेट के या आरपीएससी के पुराने पेपर, नेट के पुराने पेपर, ये अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग उस विषय में चिंतित न हो, सबसे पहले कक्षा को प्रारंभ करें। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, फिर भी नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने के प्रयास जरूर करूंगी। पहला प्रश्न, किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत तथा संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? भौतिक तथा आध्यात्मिक, तो आप छायावाद इजीली लगा लेंगे क्योंकि प्रगतिवाद तो टोटल भौतिक है, प्रयोगवाद का भी आध्यात्म से कोई लेना देना है नहीं, नई कविता भी भौतिकवाद के ज्यादा करीब है। आध्यात्म की बात या तो भक्ति काल में है या फिर छायावाद में है, तो छायावाद इसका सही उत्तर होगा। ये सभी आधुनिक काल की छोटी छोटी काव्य धाराएं, इसका सही उत्तर छायावाद रहेगा क्योंकि आध्यात्मिकता, रहस्यात्मकता और मानसिक जो अंतर मन का अनुभूतियों का जो चित्रण है वो छायावादी काव्य की विशेषता है। बाकी हम रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ चुके हैं, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ चुके हैं, और जो नए विद्यार्थी हैं एमए या बीए के स्तर पर जुड़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भी पढ़ सकते हैं। सब कुछ प्लेलिस्ट में पढ़ने के बाद हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो नए परीक्षार्थी जुड़ रहे हैं उन सबके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रमबद्ध रूप से, आप वहां से पढ़ सकते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, बहुत बार रिपीट हो चुका, और किसने क्या कहा है ये भी देख चुके हैं। सुमित्रा नंदन की काव्य कृति कौन सी नहीं है? तो सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति दीपशिखा नहीं है क्योंकि दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? तो लोभ नहीं है। चिंता, लज्जा, आनंद इसका अंतिम है, तो ये लोभ नहीं है, ठीक है। 15 सर्गों के नाम आपको कामायनी के याद करने ही है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। चाहे टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या नेट के, कामायनी के 15 सर्ग आपको मालूम होने ही चाहिए। ये एक जो है परीक्षा उपयोगी टिप आप इसे कह सकते हो। सुमित्रानंद पंत रचित ग्राम्य तथा युगवाणी किस विचार की है रचनाएं हैं? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अंत में ये अरविंद दर्शन की ओर जाने लग गए, वो बाद की बात है, लेकिन बीच में इनकी रचना प्रगतिवादी दर्शन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है प्रगति। ग्राम्य और युगवाणी, युग की वाणी, तो उसमें क्या था? युग का स्वर था, जनता का स्वर था, उस समय जो चल रहा था वो स्वर था। तो 1936-37 की ये जो रचनाएं हैं इनकी 38-39 तक ये प्रगतिवादी स्वर की हैं, ठीक है। छायावादी तो हैं ही, लेकिन स्पेशल नाम दे रहा है ग्राम्य और युगवाणी। इसका अर्थ है अगर ये छायावादी होते, छायावादी रचना पूछता तो नाम नहीं देता, नाम दे के पूछ रहा है, अर्थात छायावादी नहीं है, प्रगतिवादी है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। एक भारतीय आत्मा, मैथिली शरण माखनलाल चतुर्वेदी, इन सब की व्याख्या देख ली है। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, ये पंत की है, यही पूछी है
और बाकी का भी देख लेते हैं जो पूछी जाती है। तो राम नरेश त्रिपाठी की पूछी जाती है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की है, अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, ये मधुशाला से है। महादेवी वर्मा की है, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। ठीक है। तो अब प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की इनको लगाना है काव्य कृतियों को, ये नेट में भी पूछा हुआ है, थोड़ा सा देखेंगे। ग्रंथि है 1920, इसके बाद गुंजन है 32, युगांत है 36, युगवाणी है 39, स्वर्णधुली 1947। तो ये युगवाणी है 1939 की, यही युगवाणी और ग्राम्या, ये जो दो रचनाएं ये प्रगतिवादी हैं। ठीक है। और ये स्वर्णधुली जो है ना 1947 वाली, जो लास्ट वाली, इस पे अरविंद दर्शन का प्रभाव है। एक ही कवि की रचनाएं दो तीन उसमें आती हैं, जैसे कुछ रचनाएं छायावादी की विशेषता लिए हुए हैं, कुछ प्रगतिवादी दर्शन और कुछ अरविंद दर्शन से। प्रगतिवादी तो एक्चुअली काव्य धारा है, एक विचारधारा आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं। कुछ भी आपको समझ में नहीं आए या कोई मन में संशय हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ठीक है। सबके उत्तर देने का मैं प्रयास करती हूँ, यदि देख ही ना पाऊँ तो बात अलग है, फिर भी मैं जब भी देखती हूँ आपका उत्तर मैं व्यक्तिगत रूप से देने का प्रयास करती हूँ। छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रहस्यवाद प्रमुख अंग है, सही है। वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति, ये तो महादेवी वर्मा का प्रमुख विशेषता है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसकी एक प्रमुख घटकें नहीं है। रीतिकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग की अभिव्यक्ति, ये बिल्कुल सही है। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा बुक को सेट कर लेते हैं, काफी बड़ी बुक है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर आपको सही से दिखाई नहीं देता। ठीक है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये राजस्थान आरपीएससी के पेपर में पूछा हुआ है। आरपीएससी का जो लेक्चरर वाला पेपर है, सेकंड पेपर 2014, उसमें पूछा हुआ है। इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया, ये सही है। देखिए, एक चीज मैं शुक्ल को पढ़ाते समय भी कहती हूँ, आप चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी पढ़ो या आप कोई भी लेखक पढ़ो, कहीं ना कहीं वो सब जो शुक्ल ने कहा है उसी का खंडन मंडन करते हुए से लगते हैं। अब उसमें कुछ नई विचारधारा, कुछ नई टॉपिक, नए तथ्य और बाद में जो शोध कार्य हुए उनके आधार पर निकल के जो तथ्य आए उनको जोड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्ल से सभी प्रभावित हैं। तो ये पहला तो सही है। शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की, ये गलत है, क्योंकि यथावत तो ये क्या कोई भी ग्रहण नहीं करता है। वे साहित्य को प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते थे, ये सही है। इनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है, ये भी सही है। देखिए, शुक्ल के सिद्धांतों को ये गलत है, क्योंकि छायावाद के संबंध में शुक्ल के दृष्टिकोण से इनका सर्वथा भिन्न रहा। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। साफ समझ में आ रहा कौन सा भाव है? लज्जा का। कानों की लाली, कानों पे लालिमा आती है, लज्जा। जब आप लज्जा का जो है, अब इसमें श्रद्धा की भावना तो कुछ है नहीं, चिंता किस बात की, आशा तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रही। पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि कामायनी पढ़ी हो, पढ़कर भी समझ में आ रहा है। कानों की लाली, सुंदरता की करती रखवाली। कौन रखवाली करता है? लज्जा, शर्म, वही तो रखवाली करती है। जब शर्म उतार के फेंक दो तो फिर तो मतलब उन्मुक्त होकर आप आचरण या विचरण कर सकते हो, तो लज्जा इसका सही उत्तर है। और वो है ना, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, वो भी लज्जा में ही है, वो भी लज्जा सर्ग में ही है वो प्रसंग भी। ठीक है। ओ जीवन की मरु मारीचिका, कायरता के अलस विषाद, काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन है? चिंता। साफ संबोधित। ओ जीवन की मरु मरीचिका, कायरता के अलस विषाद, चिंता व्यक्त कर रहा है। आशा तो इसमें कुछ कहीं है ही नहीं, आनंद का भाव भी नहीं है। कायरता की बात हो रही है, यानी चिंता की बात है, चिंता हो रही है ना। तो ये तो शुरू में ये सब हम पढ़ चुके हैं इसी चैनल पे। ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है कामायनी के। कई बार ये होता है कि मैं थंबनेल नहीं बना पाती, चैनल पे तो बहुत कुछ है। आप चैनल पे पहली बार है, चैनल पहले से बहुत कुछ है, लेकिन अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने का मुझे समय नहीं मिलता कई बार। अब मुझे जल्दी रहती है कि आप लोगों का जो है सिलेबस में कंप्लीट करवा दूँ, तो मैं पढ़ा देती हूँ और उसके बाद उसको वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। बहुत अच्छा टाइटल, टैग,
डिस्क्रिप्शन या थंबनेल बनाना मुझे आज भी नहीं आता, एडिटिंग तो 0% आती है। जैसा वीडियो बन पाता है वो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जो इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं। ठीक है, व्यूज़ थोड़े कम आते हैं, कमाई भी नहीं होती अभी तक, लेकिन आप लोगों में से यदि 2-4 विद्यार्थी भी इस चैनल से के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो ऐसा है कि कामायनी का सुंदर सा थंबनेल अभी तक नहीं बना है, लेकिन बहुत अच्छी उसकी व्याख्या आपको समझने में और महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित मैंने करवाई है, तो प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, वे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। कामायनी के किस सर्ग से लिए? लज्जा सर्ग से ली हैं। ठीक है, लज्जा सर्ग से ये लिए हैं। सपने, अनंत अभिलाषा, सब जगते रहते हैं, तो ये लज्जा सर्ग से ली गई है। और काफी प्रश्न कामायनी से पूछे हुए हैं ना, कामायनी आपके सिलेबस में राजस्थान वाले में। वह एक और मन रहा राम का, जो न थका जो न जानता, दैन्य नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर दिया गया है? तो ये राम का दृढ़ निश्चय है, जो न कभी उनके मन को थकने देता है, जो दैन्य और विनय दोनों ही नहीं जानता। तो राजस्थान कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा में पूछा, राम की शक्ति पूजा से पूछा है, और ये 1936 में इन्होंने लिखी, प्रगतिवादी काल में लिखी है, और अनामिका कविता संग्रह में संकलित है, और कृत्तिवास रामायण का इस पर प्रभाव है। ठीक है, मुख्य विषय सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध इसका नहीं। तो ये सारी चीजें परीक्षा में पूछी हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़कर सुनाई। राम की शक्ति पूजा भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगर आप जितना मैंने करवा दिया है, ठीक है, आपकी जो विशेष कविताएं जैसे परिवर्तन, असाध्य वीणा, मुक्ति बोध की कविताएं हैं, ब्रह्म राक्षस है, और पता नहीं कौन भूल गलती है, एक और है अंधेरे में, और इनकी मतलब जितनी जो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है ना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब मैं कुछ करवा चुकी हूँ। अब मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट्स वगैरह करवा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं किताबें बहुत आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इसीलिए मैं बार बार आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अगर चैनल पे पहली बार भी आए हैं, तो अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आप स्वयं, मैं आपसे नहीं कह रही कि आप सब्सक्राइब करिए, आप प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट से तैयारी करिए। आपको अच्छा लगे करो, सब्सक्राइब नहीं अच्छा लगे मत करो, लेकिन प्लेलिस्ट में अगर किताबें उपलब्ध है तो किताबें तो पढ़िए आप लोग। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है? डी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, तो ये पहली पंक्ति है। अब ये सारी आप कब कर पाओगे? इसके लिए भाई रचना तो आपको पढ़नी पड़ेगी ना। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंप दिया गया है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? इंपॉर्टेंट है, चित्राधार, पूर्व में व्याख्या कर चुकी हूँ। इनकी ब्रज भाषा की रचना चित्राधार नामक काव्य संग्रह में है। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? तो उर्वशी के रचयिता दिनकर हैं। अच्छा, ये चंपू काव्य है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो ये उर्वशी इनकी काव्य कृति है जयशंकर प्रसाद की, लेकिन ये चंपू काव्य पूछ रहे हैं, यानी गद्य पद्य की रचना। तो चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता तो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना है। इसका प्रकाशन 1909 में हुआ, जबकि दिनकर की उर्वशी 1961 को गीति नाट्य माना जाता है। दिनकर को उर्वशी पर 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, इसीलिए दिनकर की उर्वशी ज़्यादा याद रहती है। लेकिन मैंने आपको पूर्व के प्रैक्टिस सेट में ये बताया था कल या परसों कि उर्वशी नाम से रचना प्रसाद की भी है। ध्यान देना है कि वो प्रश्न में कौन सी पूछ रहा है। एक ही नाम से 2 लेखकों की रचना है। यदि चंपू काव्य पूछ रहा है तो वो प्रसाद की है, और गीति काव्य नाट्य पूछ रहा है तो वो दिनकर की है। कामायनी का प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। देख लेते हैं। मन का प्रतीक मनु है, हृदय का प्रतीक श्रद्धा है, बुद्धि का प्रतीक ईड़ा है, और मानव कुमार का प्रतीक है। मानव का प्रतीक कौन है? कुमार, यानी इनका लड़का, श्रद्धा प्लस मनु का लड़का। कामायनी का महाकावत्व असंदिग्ध है, कौन कह रहा है? डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं। कामायनी का अंगिरस शांत रस है, मुख्य छंद ताटक छंद है। कामायनी की प्रारंभिक पंक्तियां आल्हा छंद में रचित हैं, और कामायनी का महाकावत्व क्या है? काव्य तो असंदिग्ध है, आप उस पर संदेह नहीं कर सकते, यानी वो निश्चित रूप से महाकाव्य। कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? रश्मि।
रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व। तो रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कौन से, अभी मैंने आपको बताया था, आप लोग बताइएगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो ये चिंता नामक सर्ग से ली गई हैं। कामायनी में किस दर्शन को अभिव्यक्ति मिली है? शैव दर्शन को। ये बहुत चीजें हैं। शांति प्रिय द्विवेदी छायावाद का उपनिषद कहते हैं, समरसतावाद आनंदवाद की उद्भावना है, पर प्रसाद स्वयं शैव दर्शन के समर्थक थे, तो ये शैव दर्शन। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ये नंद दुलारे वाजपेयी की जो है पंक्तियां हैं, नंद दुलारे वाजपेयी की पंक्तियां हैं कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, क्योंकि इन्होंने निराला पर खूब अच्छे से लिखा है। शुक्ल क्या कहते हैं निराला के बारे में? वो कहते हैं कि ये बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है निराला में, ठीक है। और छायावाद का शला का पुरुष भी कहा जाता है। निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सी है? कामायनी है। बच्चन जी की मधुशाला की विधा क्या है? काव्य यानी कविता है ये। गंधवीथी के रचनाकार कौन है? ये नया प्रश्न है। सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना बहुत ज्यादा बार नहीं पूछी, पुनः देख लेते हैं। गंधवीथी के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। द्विवेदी ने क्या कहा कि विषय इसमें गौण हो गया और कवि प्रमुख। नगेंद्र ने छायावाद को कहा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। और हिंदी कविता में छायावाद द्विवेदी युग की नीरस उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता के विरोध में आया। छायावादी काव्य कल्पना प्रधान, भावोन्मेष युक्त, इस तरीके का काव्य लिखा गया। अब इसके आगे के प्रश्न कल के प्रैक्टिस सेट में करेंगे, और संभव हुआ तो एक नेट के पुराने पेपर आप लोगों को पुनः करवाने की मेरी योजना है इस चैनल के माध्यम से, तो उसको देखते हैं। और मिलती हूँ मैं आपसे हिंदी बुकशाला चैनल पर, जो हमारे इसी चैनल का भाग है। उस पर आपको अंधा युग नाटक में पढ़ा रही हूँ, भारत भारती, अंधा युग और केवीएस की बुक्स, ये तीनों चल रही हैं, तो उसी पर आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।